कि पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम दोस्तों आज करने जा रहे हैं गोदान की प्रश्नोत्तरी। नौकरी को जो भी आपको करना है उसको ज़िंदगी बना लीजिए, और ज़िंदगी बनाने के लिए आपको उसको पहली ख्वाहिश और आखिरी ख्वाहिश बनाना पड़ेगा, तभी आपको आपकी मंजिल है वो प्राप्त होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 3 भागों में जो प्रश्नोत्तरी है 150 प्रश्नों की दोस्तों, वो मैंने करा दी है। बड़े ही शानदार प्रश्न हैं, जाकर के एक बार देखिएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की रचनाएं बदस्तूर इस चैनल पे पढ़ाई जा रही हैं। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जुड़िएगा। और दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो चाहिए, कोई भी यदि आपकी क्वेरी हो, तो टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी ही मस्ती के साथ में। गोदान के किस पात्र को जीवन के नए साहसिक अनुभव प्राप्त करने का शौक था? देखिए क्या कह रहे हैं। 151वां प्रश्न है, गोदान के किस पात्र को जीवन के नए साहसिक अनुभव प्राप्त करने का शौक था? मेहता, मिर्जा खुर्शीद, गोबर, कोदई। बताइए। तो दोस्तों हम देखते हैं कौन गोदान के किस पात्र को कि शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, और उसमें केवल मिर्जा खुर्शीद है। उनको हमेशा ज़िंदगी में नए नए साहसपूर्ण काम करने की जो धुन है वो सवार रहती थी। तो नए साहसिक अनुभव प्राप्त करने का शौक था किसको? मिर्जा खुर्शीद को। आगे चलते हैं। कौन सा पात्र शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से गया था? मिस्टर मेहता, राय साहब, मिस्टर खन्ना, तंखा। तो दोस्तों हम देखते हैं भाग नंबर 6 में कि राय साहब का जो धनुष यज्ञ है वो हो चुका है। मेहता ने राय साहब की जो मार्मिकता है उसकी काफ़ी प्रशंसा की है, गले से भी लगे हैं, तारीफ की है। और उसके बाद में शिकार खेलने का प्रोग्राम बनता है। कामनी खन्ना की जो कि गोविंदी मिसेज जो खन्ना है उसके सर में दर्द है, वो नहीं जा सकती हैं। ओंकार नाथ इससे बिगड़े हुए थे। तो 6 लोग हैं वो बचते हैं, ठीक है। और 6 लोगों के बारे में खन्ना जी के बारे में कहा जाता है कि वो मालती के उपासक थे, इसलिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। मिर्जा खुर्शीद को जीवन के नए साहसिक अनुभव प्राप्त करने का शौक था। और केवल तनख्वाह है, तनख्वाह को भी क्या है, अपनी कुछ अपनी दलाली वगैरह की जो है वो बातचीत उन्हें करनी थी। केवल जो मिस्टर मेहता हैं वो सच्चे शिकार खेलने के उत्साह से जा रहे थे। तो मिस्टर मेहता इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिकार खेलने में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप दोस्तों बताइएगा ज़रूर। आप कमेंट करते हैं तो मुझे विशेष रूप से संबल है और ऊर्जा महसूस होती है, जिससे कि आपको अगली वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास रहता है। शिकार खेलने गई टोलियों में कौन से विकल्प वाली टोली शामिल नहीं है? मेहता मालती, तनख्वाह मिर्जा खुर्शीद, ओंकार नाथ मिसेज खन्ना, राय साहब मिस्टर खन्ना। बताइए। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया 3 टोलियों में, यानी कि टोटल हैं वो 6 आदमी जाते हैं, जिनकी 3 टोलियां बन जाती हैं। मालती है वो क्या है, मेहता जी जा रहे थे इसलिए मालती सवार हो लेती है, ठीक है। और वैसे भी वो क्या है, मालती क्या है, उड़ती हुई तितली के समान है। तो मेहता और मालती की टोली शामिल थी, बिल्कुल सही बात है। तनख्वाह और मिर्जा खुर्शीद हैं, उनकी टोली शामिल थी। तनख्वाह को राय साहब की उसमें में खन्ना जी हैं, उनको तो क्या है मालती के साथ जाना था, लेकिन वो क्या है, मालती तो किसके साथ चले गई, मेहता के साथ जा रही है। और तीसरी जो टोली है वो राय साहब की और मिस्टर खन्ना की हो जाती है। ओंकार नाथ नहीं जाते हैं, मिसेज खन्ना है वो भी नहीं जाती हैं। तो ये तीनों टोलियां हैं दोस्तों शिकार खेलने के लिए गई थी।
आगे चलते हैं। जब तक कोई शिकार हाथ में ना आ जाए हमें आराम करने का अधिकार नहीं, कथन किसका है? मिस्टर मेहता, मिस्टर खन्ना, राय साहब, मिर्जा खुर्शीद। जब तक कोई शिकार हाथ में ना आ जाए हमें आराम करने का अधिकार नहीं है, तो ये जो दोस्तों कथन है वो हो जाएगा आपके मिस्टर मेहता का। मालती है वो क्या है, पथरीले, उसमें क्या है, हैरान हो गई है, वो कहती है आराम से चलो, जरा सांस लेने दो। तो मिस्टर मेहता कहते हैं कि जब तक हमें आराम नहीं कर सकते, कि जब तक कोई हमारे हाथ में शिकार नहीं आ जाता। यदि हम ऐसे ही आराम करते रह गए और दूसरी टोली ने कहीं शिकार कर लिया तो भले मुझे नाहक ही क्या होना पड़ेगा, बेइज्जत होना पड़ेगा उनके सामने। तो मिस्टर के मेहता का कथन है, नए युग की देवियों की यही सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। कथन किसने किससे कहा? मेहता ने मालती से, ओंकार नाथ ने मिसेज खन्ना से, खन्ना ने राय साहब से, मिर्जा खुर्शीद ने तनखा से। बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन है किसने कहा है? मेहता कहते हैं कौन से? मालती से। क्या कहते हैं? मेहता जी मालती से कथन कहते हैं कि नए युग की देवियों की यही सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर के चलना चाहती हैं। आगे चलते हैं। कौन सा कथन मेहता का नहीं है? अब बताना है आपको। 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन है, मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं उसके अंतःस्थल तक पहुंच जाऊंगा फिर उससे अरुचि हो जाएगी। मैं वह भोजन चाहता हूं जिससे आत्मा की तृप्ति हो, उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं। मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव नाजो अंदाज का उतना ही मूल्य है जितना होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं होता। तो बताइए कौन सा कथन है जो मेहता का नहीं है? तो देखिए, मेहता है मालती से कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े क्या हो, बेगैरत हो। वो कहते हैं मेहता जी यदि मैं तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रखूं तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मालती कहती है कि ऐसे बेदर्द आदमी से, निर्दय आदमी से शादी कौन करेगा, कि मैं यहाँ मरी जा रही हूँ, तुम है वो चले जा रहे हो शिकार की धुन में। तो वो कहता है कि भाई मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं उसके अंतःस्थल तक पहुँच जाऊँगा फिर उससे अरुचि हो जाएगी। मेहता का कथन है। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो, तो ये भी मेहता का कथन है। मेरे लिए रंग रूप हाव भाव नाजो अंदाज का उतना ही मूल्य है जितना होना चाहिए, ये भी मेहता का कथन है। वो कहता है मालती तुम में सारी चीज़ हैं लेकिन तुम में वो चीज़ नहीं है कि जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ। और मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में। ये जो कथन है दोस्तों, ये मिस्टर खन्ना का कथन है। खन्ना का कथन है। खन्ना जी राय साहब से ये बात कह रहे हैं कि मैं तो समझता हूँ कि जो भोगी नहीं है वो पूरे संग्राम में क्या है, उत्साह के साथ में नहीं जा सकता। राय साहब से कहता है कि आप सन्यासी बन सकते हैं लेकिन मैं नहीं बन सकता, मैं तो क्या हूँ, भोगी हूँ और संग्राम में भी पूरे मन से उतरता हूँ। तो ये कथन है मिस्टर खन्ना का। आगे चलते हैं। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरे गमले के पुष्प की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। पंक्ति के अनुसार किसे किसे मुरझाई और निर्जीव कहा जा रहा है? बताइएगा। वन युवती को, रूपा को, मालती को, झुनिया को। थोड़ा सा प्रसंग अभी चल रहा है तो शायद आपको ये क्वेश्चन है वो सरल लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों यदि अलग अलग जगह से क्वेश्चन रखे जाएंगे, थोड़ा सा क्रम से बनाने का ये है कि आपको पूरी जो कहानी है वो भी मैं सुनाता चलता हूँ। तो देखिए, एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरे गमले के भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। तो जब है एक लालसर पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है जिसको मेहता ने मार दिया है, वो नदी में बह जाता है और बह जाता है तो उसको तैरने पकड़ने के लिए तैरते हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि एक क्या है, वन की युवती है, वो क्या है, उसने उसको पकड़ लिया है और वो कहती है कि आपको मैंने देखा नदी में कूदते हुए तो मैंने समझ लिया कि शिकार खेलने आए होंगे, तब मैंने इसको पकड़ लिया। तो ये दोस्तों वन युवती के लिए कहा जा रहा है क्या, वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई। लेकिन पंक्ति के अनुसार किसे मुरझाई और निर्जीव कहा जा रहा है, तो ये दोस्तों किसे कहा जा रहा है, मालती के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा क्या, तीसरा नंबर हो जाएगा। दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी माशल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थीं।
लेखक का यह कथन किस पात्र के शारीरिक सौष्ठव को दर्शाता है? मिर्जा खुर्शीद, राय साहब, मिस्टर मेहता, हीरा। बताइए। वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें आपको लगातार वीडियो डालने के लिए आपको उत्साह मिलता रहे। तो देखिए, जब मेहता जी पहुंच जाते हैं, वो कहती है कि मैं आपके लिए क्या हूँ। वो मटकों को लेकर के पानी भरने चल देती है। मेहता जी कहते हैं कि इतनी धूप वगैरह में पानी, मैं उसका सहयोग कर देता हूँ। वो मना करती है कि भाई आपसे नहीं खिंचेगा। लेकिन मेहता जी क्या है, अपना अपमान सहन नहीं कर सकते थे। मेहता जी सोचते थे कि बुद्धि तो है ही है, लेकिन शक्ति भी खूब है, स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखते थे। तो वो मटके में क्या है, दोनों मटकों को लेकर के चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती। तो ये उस समय का चित्रण है, वो प्रेमचंद जी ने किया है। तो ये मिस्टर मेहता का क्या है, शारीरिक सौष्ठव को दर्शाता है। ठिगने और इकहरे रूपवान आदमी थे। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो इसमें देखिए कौन था ऐसा, किसका वर्णन किया गया है? तंखा, राय साहब, खन्ना, मिर्जा। तो देखिए, ये जो है वर्णन है दोस्तों, खन्ना जी हैं वो ठिगने थे, इकहरे थे और रूपवान आदमी थे, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें। तो मिस्टर खन्ना का ये वर्णन किया है। आगे चलते हैं। राय साहब किसे मनोरंजन की वस्तु समझते थे तथा उससे बहस करना उचित ना समझते थे? मालती को, मेहता को, ओंकारनाथ को, तंखा को। बताइए। तो राय साहब कहते हैं कि भाई मेहता खन्ना है और राय साहब की टोली थी, दोनों अलग शिकार खेल रहे थे। तब वो कहता है कि भाई ये मालती को पता नहीं क्या हो गया है, मेहता इसके पीछे डोलता रहता है, बड़ा ही लीचड़ आदमी है। ठीक है। तब राय साहब कहते हैं कि भाई मैं तो क्या है, उनको केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ और उनसे फालतू में बहस नहीं करता। जो आदमी 1,000 रुपये फटकारता है आराम से, इसे कोई घर वार नहीं, लेना देना नहीं किसी की, जिसे झंझट नहीं, तो ऐसे आदमी को क्या है, ऐसे आदमी से बहस भी कौन करे, और बहस करूं तो उनके बराबर जितना ज्ञान है वो मैं कहाँ से लाऊं। तो ये कौन कहता है दोस्तों? राय साहब करते थे किसको? मेहता को मनोरंजन की वस्तु समझते थे। आगे चलते हैं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतना ही वह आपसे, वह शब्द है, आपसे दूर भागेगी, जितना दूर भागिएगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। यह कथन किससे कहा जा रहा है? राय साहब से, खन्ना से, तंखा से, ओंकारनाथ से। अब देखिए, वह, अब जो ये है वह आपसे दूर भागेगी, तो ये वह कौन है दोस्तों? मालती है। राय साहब और खन्ना में बातचीत चल रही है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो क्या है, थोड़ा सा मनोरंजन उससे, मालती से कर लेता हूँ। खन्ना जी कहते हैं उस पर ऐसा नहीं है कोई भाई बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन राय साहब कहते हैं कि आप उसकी जितनी पूजा करेंगे ना, मालती इस प्रकार की है कि वो आपसे दूर भागेगी, जितना दूर भागेंगे उतना ही वो आपकी ओर दौड़ेगी। तो ये जो कथन है राय साहब के द्वारा किससे कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है मिस्टर खन्ना से। ठीक है। आगे चलते हैं। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे और बलिदान ना करे। कथन किसका किससे है? मेहता का राय साहब से, राय साहब का मेहता से, राय साहब का होरी से, राय साहब का खन्ना से। बताइए। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे और बलिदान ना करे। तो जब राय साहब जी कहते हैं, किससे? खन्ना से कहते हैं कि भाई आप उससे जितना दूर भागेंगे ना, तो मालती आपके पीछे पीछे आएगी। तब खन्ना जी कहते हैं कि इस प्रकार तो मालती को आपके पीछे आना चाहिए, क्योंकि आप तो उससे सदा दूर रहते हैं। तब वो कहते हैं राय साहब कि मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ, उस आदमी को आदमी नहीं समझता। तो ये राय साहब कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं भैया? खन्ना जी से कह रहे हैं। आगे चलते हैं। मिस्टर खन्ना के बारे में लेखक के अनुसार कौन सा वक्तव्य असंगत है? खन्ना साहसी आदमी थे, संग्राम में सबसे आगे बढ़ने वाले, 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना ना जानते थे, खद्दर पहनते थे और स्पेनिश शराब पीते थे, ए क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते रहे। बताइए। लेखक के द्वारा मिस्टर खन्ना के बारे में कौन सा जो कथन है वो संगत है? तो देखिए, मिस्टर खन्ना के बारे में बताया है
खन्ना साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले, बिल्कुल सही बात है। 2 बार जेल होकर के आ गए थे, किसी से दबना भी नहीं जानते थे, बिल्कुल सही बात है। खद्दर ना पहनते थे, क्या ना पहनते थे? खद्दर नहीं पहनते थे। हमने दोस्तों शुरुआत में जब पहली पार्ट में शायद हमने देखा है कि जब मोटर गाड़ी रुकती है तो वहाँ से कौन कौन से उतरते हैं, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन बनाया था कि सूट बूट में है कौन है, खन्ना जी हैं। तो खद्दर नहीं पहनते थे। और स्पेनिश शराब की बजाय कौन सी शराब पीते थे? फ्रांस की शराब है वो पीते थे, फ्रांस की शराब पीते थे और खद्दर नहीं पहनते थे। ए क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते रहे, ये भी बात सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका उचित विकल्प हो जाएगा। मैं तो यह नाटक खेलकर रहूंगा, चाहे दुखांत ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय न कर सका। कथन किसका है? राय साहब का, तनखा का, खन्ना का, मेहता का? बताइए। तो ये जो कथन है दोस्तों, वो कौन कह रहा है? ये कह रहा है खन्ना जी कह रहे हैं। किससे? राय साहब से कह रहे हैं कि मैं तो जो नाटक है ना, मैं तो ये खेल करके रहूँगा, बिल्कुल भी मैं हारूंगा नहीं। मालती के साथ ये मेरे दिल्ली की वगैरह का जो नाटक है वो मैं बिल्कुल खेल करके रहूँगा, चाहे मेरा दुखांत ही हो, चाहे मालती मुझे क्या कर दे, लात मार के निकल जाए, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। आगे चलते हैं। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है, आप जो इतने दुखी, निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका खाली स्थान है। खन्ना के उक्त कथन की उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। स्वभाव, निग्रह, व्यवहार, मिजाज, बताइए। तो राय साहब कहते हैं कि भाई मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जितनी भी मेरे अंदर बुराइयां हैं वो मुझे पता है, लेकिन जो विषय की, भोग विलास की, किसी स्त्री के पीछे भागने की जो लालसा है वो मुझ में नहीं है। हम जान चुके हैं कि खन्ना जी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, संतान के लिए उन्होंने विधुर जीवन ही स्वीकार किया था। ठीक है। बहुत भोग विलास में और खान पान में भी वो क्या है, बड़ा ही सादा जीवन रखते थे। तो वो कहते हैं कि मेरा तो क्या, फिर खन्ना जी उनसे कहते हैं कि तब मुझे आपके ऊपर दया आती है, आप जो इतने दुखी, निराश और चिंतित हैं ना, इसका एकमात्र कारण आपका क्या है? निग्रह है। निग्रह, कि आप जितना दूर भागते हैं ना, इसी वजह से आप क्या हैं, इतने दुखी और निराश रहते हैं। खन्ना ने शिकार खेलते समय कितने में देहाती से जड़ी बूटी खरीद ली? 1 रुपये में, 2 रुपये में, 8 आने में, 12 आने में? बताइए। तो जैसे ही खन्ना वगैरह शिकार खेल रहे हैं राय साहब जी दोनों, तभी एक देहाती आता है जड़ी बूटी लेकर के, जिसमें क्या है, बहुत सारे देसी जड़ी बूटियाँ रहती हैं, और खन्ना जी 1 रुपया दे करके उसको खरीद लेते हैं। राय साहब कहते हैं कि आप इन जड़ी बूटियों का क्या करेंगे? तो खन्ना जी कहते हैं कि मैं कोई पागल नहीं जो बेफालतू खरीद रहा हूँ। ऐसे मुझे बड़े बड़े अमीर आदमी मिलते हैं जिनके लिए 1 रुपये की जड़ी बूटी से ही लाखों का काम हो सकता है। मैं कह दूंगा किसी बाबा ने दी है, और ऐसे लोग बाग हैं जो बाबा द्वारा दी गई जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। ठीक है। तो छोटी छोटी बातों से क्या है, बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। तो 1 रुपये में लेते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मिस्टर खन्ना का नहीं है? जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है। प्रेम जीवन का सत्य है, आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। बताइए। तो देखिए खन्ना का जो वास्तविक कथन है, देखिए जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है, ये भी कथन है। ये जो कथन है दोस्तों, वो खन्ना जी का नहीं होकर के खन्ना जी क्या कह रहे हैं कि ये है, वो बाबा जी कहते हैं। खन्ना जी कहते हैं कि एक साधु महात्मा आए हैं, और वो क्या है, लोग बागों का दर्शन करते रहते, लोग बाग दर्शन के लिए लगे रहते हैं, और वो क्या है, पाखंड को, झूठ को, सबको क्या कहते हैं, बेबुनियाद कहते हैं, उनकी बुराई करते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रेम जीवन का सत्य है, आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। ये बाबा जी का कथन है। मैं अहिंसावादी होना घोर लज्जा की बात नहीं समझता। तो ये भी खन्ना का कथन है। तीसरा ऑप्शन इसका विकल्प हो जाएगा। मैं शिकार खेलने को उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था, तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। कथन किसका है? मेहता, तनखा, मिर्जा खुर्शीद, मिस्टर खन्ना?
तो देखिए दोस्तों, मैं शिकार खेलने को उस जमाने का संस्कार समझता हूँ, तो ये किसका कथन है? मिस्टर खन्ना का कथन है। खाली स्थान के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा था न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। लेखक किसके बारे में बात कर रहा है? मिर्जा खुर्शीद, मेहता, राय साहब, तनखा। बताइए। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। तो ये बात कर जा रही है दोस्तों किसके बारे में? मिर्जा खुर्शीद के बारे में। आगे चलते हैं। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। कथन किसका है? मालती, गोविंदी, सरोज, झुनिया। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा किसके लिए? ये हो जाएगा मालती का कथन हो जाएगा। मेहता कहते हैं कि भाई ये प्रेम है वो क्या है? गाय नहीं है, ये तो क्या है? खूंखार शेर है। औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। कथन किसका है? झुनिया, चूहिया, धनिया, दुलारी। बताइए। औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। तो ये जो दोस्तों कथन है वो किसका कथन है? ये है दोस्तों धनिया का कथन है। भोला है वो अपना रोने के लिए आया है, होरी भी बैठा हुआ है, तब धनिया ये वाक्य बोलती है। उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा और सहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से, पर उत्तम और मध्यम में लगातार संघर्ष होता रहता था, और मध्यम ही अपनी उद्दंडता और हठ के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गालिब आता था। कथन किस पात्र के बारे में लिखा गया है? मेहता, राय साहब, ओंकारनाथ, मिस्टर खन्ना। तो ये जो दोस्तों कथन है वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में? मिस्टर खन्ना के बारे में। आगे चलते हैं। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह इतना दरिद्र नहीं होता कि इसके नफ़े ही को जीवन का आधार समझे। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। कथन किसका किससे है? तनखा का मिर्ज़ा खुर्शीद से, राय साहब का खन्ना से, मेहता का राय साहब से, मेहता का खन्ना से। बताइए। तो ये जो दोस्तों बात है, खन्ना जी चाह रहे हैं कि भाई मिल में मज़दूरों की जो मिल के मज़दूरों की जो सैलरी है वो घटा दी जाए कि नहीं जाए। वो क्या है, किसी से भी सलाह लेना उचित नहीं समझते हैं। ओंकारनाथ मिर्ज़ा खुर्शीद से भी नहीं, अपनी गोविंदी को वो क्या समझते हैं? बेवकूफ़ समझते हैं, अयोग्य समझते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेहता से मैं इस बारे में सलाह लूँ। मेहता से सलाह लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैं अपने जो साझेदार हैं, मिल के जो शेयर शेयर वाले हैं, उनके लिए क्या करूं, उनके फ़ायदे के लिए क्या करूं, मैं मज़दूरों की सैलरी घटा देता हूं। तब वो कहते हैं कि भाई जो आदमी 1 रुपया उठाने में तुम्हारे यहाँ दिन रात मजदूरी कर रहा है, उसकी मजदूरी तुम घटा दोगे तो वो तो शायद क्या है, कुछ खा भी नहीं पाएगा। और जो क्या है फ़ायदे नुकसान के लिए व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यदि थोड़ा सा कम फ़ायदा हो जाएगा तो क्या है, उनका ज़िंदगी नहीं रुक जाएगी। ठीक है। तो ये कौन कह रहे हैं? मेहता जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं दोस्तों? खन्ना से कह रहे हैं। आगे चलते हैं। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ़ बन जाते थे। लेखक ने उक्त कथन के माध्यम से किस पात्र का चित्रण किया है? खन्ना, राय साहब, मेहता, ओंकारनाथ। लगातार बने रहिए दोस्तों। लगभग 500 प्रश्नों में आपको पूरा गोदान उपन्यास का क्या हो जाएगा? पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो देखिए, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तभी वहाँ मालती आ जाती है। मालती क्या है, मेहता की काफ़ी तारीफ करती है और अपने हाथों से भोजन बनाया है और वो वहाँ से भोजन करने की कहती है। खन्ना जी को आश्चर्य होता है कि जो मालती कभी बिजली का बल्ब तब अपने हाथों से नहीं जलाती थी, ठीक है, वो आज खाना बना रही है। मेहता पर किस प्रकार इससे लट्टू हो गई, मेहता ने इसको कैसे फांस लिया। तब मालती काफ़ी प्रशंसा करती है मेहता की। तो मेहता जी क्या है, थोड़े झेंपते हैं, शर्माते हैं। तब ये बात है, लेखक कहता है कि वो कड़ी से कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ़ बन जाते थे। तो ये कथन है किसका?
किस पात्र का चित्रण किया है? तो ये मेहता जी का किया है। आगे चलते हैं। अफसोस और शिकायत करने का अवसर ना था, खतरे में हमारी चिंता अंतर्मुखी हो जाती है। पंक्ति के अनुसार कौन सी घटना की बात की जा रही है? होरी की ईख का नीलाम होना, खन्ना की चीनी मिल में आग लगना, मेहता मिर्जा में कुश्ती होना, शिलिया का उफनती नदी को पार करना। बताइए। अफसोस और शिकायत करने का अवसर ना था, खतरे में हमारी चिंता अंतर्मुखी हो जाती है। तो इस कथन के माध्यम से क्या है, तीनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दिखाई देता है कि ये मिल है वो खड़ी दिखाई देती है, तभी वहाँ से धुआं उठा दिखाई देता है। तभी कोई भागा जा रहा है, वो कहता है कि क्या हुआ, कि मिल में क्या लग गई, आग लग गई। तो ये दोस्तों क्या है, खन्ना की चीनी मिल की आग वाली घटना को बता रही है ये पंक्ति। मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी रिश्वतें ली हैं, वह बेहया है, बेगैरत नहीं है। कथन किस पात्र का है? मेहता, राय साहब, खन्ना, ओंकारनाथ। तो ये जो दोस्तों कथन है वो हो जाएगा किसका? खन्ना का। उन्मादित हो गए हैं, मिल में आग को देख करके खन्ना उन्मादित हो गए हैं। पहले तो कहते हैं कि मैं खन्ना हूँ, मैं ऐसी 50 मिलें खड़ी कर दूंगा, लेकिन फिर वो रोते फिफाते हैं कि अभी मैं 10 लाख का आदमी था, बैंक से मैंने 2 लाख लिए थे, इसमें लगाया था, अब मैं किस तरह से जीवन यापन करूंगा, जिस घर में रहता हूँ वो घर भी अब मेरा नहीं रहा है, और अब मैं रहूँगा नहीं, क्योंकि अब मैं इस प्रकार कैसे जी सकता हूँ, अब मैं मर जाता हूँ, मैं बेहया नहीं हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। तो ये खन्ना जी का क्या है, कथन है। आगे चलते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह है उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। कथन किस पात्र का है? मेहता, मालती, गोविंदी, राय साहब। बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन है वो सांत्वना के स्वरूप में कौन कहते हैं? मेहता जी कहते हैं कि दौलत से जो आदमी को सम्मान मिलता है वो उसका नहीं, किसका सम्मान है? दौलत का सम्मान है। उनकी निर्जीव, निराश और आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र क्षीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा है। कथन के द्वारा लेखक ने किस पात्र की दशा को व्यंजित किया है? मालती, होरी, खन्ना, मंगल। तो ये जो कथन है दोस्तों किसकी? खन्ना की दशा की तरफ संकेत किया गया है कि वो वहाँ से लौट करके घर पे चले जाते हैं, और गोविंदी है वो वहाँ पर क्या है, तो उसके सामने क्या है, ये स्थिति उनकी खन्ना की है। आगे चलते हैं। खन्ना का पूरा नाम क्या था? चंद्र प्रकाश खन्ना, स्वयं प्रकाश खन्ना, राम प्रकाश खन्ना, देव प्रकाश खन्ना। बताइए। तो खन्ना जी का दोस्तों क्या था, पूरा नाम क्या था? खन्ना जी का पूरा नाम था चंद्र प्रकाश खन्ना, कि मेरा नाम है खन्ना, चंद्र प्रकाश खन्ना, मैं ऐसी अनेकों मिलें खड़ी कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। दुनिया धन की पूजा करती आई है, जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है तुम्हारे सामने पूंछ हिलाएगी। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते, वह देखते हैं तुम में क्या है, तुम में सच्चाई है, त्याग है, न्याय है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तो तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे। कथन किस पात्र द्वारा मिस्टर खन्ना से कहा गया है? मेहता, मालती, गोविंदी, मिर्जा, खुर्शीद। बताइए। तो यहाँ पर खन्ना जी क्या है, बहुत ही व्यथित हैं दोस्तों, और काफ़ी क्या है, बहुत ही व्यथित हैं। और तब उनको गोविंदी है वो समझाती है, वो कहती है कि भाई जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी थी लोग तुम्हारे सामने पूछ हिलाते थे, आज तुम्हारी लंका लुट गई। तो सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते हैं, वह देखते हैं कि तुम में क्या सच्चाई है, त्याग है। ठीक है। तो ये जो कथन है वो किसका है? गोविंदी के द्वारा कहा जा रहा है। गोविंदी के अनुसार धनी कौन होता है? वही जो दूसरों से अधिक मेहनत करता है, वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है, वही जो दूसरों के साथ छल छद्म करता है, धोखा देता है, वही जो लगातार धन के पीछे पागल बना फिरता है।
तो गोविंदी कहती है कि भाई धनी तो कौन होता है, वो होता है जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। आगे चलते हैं। धन कमाने के लिए संस्कार चाहिए, केवल कौशल से धन नहीं मिलता। इसके लिए त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। हमारी सारी आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम धन है। बहुत ही शानदार कथन है। कथन किस पात्र का है? मेहता, खन्ना, मालती, राय साहब, बताइए। किस पात्र का दोस्तों कथन है? तो ये जो कथन है दोस्तों, कौन कहता है? खन्ना का कथन है। जब गोविंदी कहती है कि भाई धन तो वो कमा सकता है जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है, तब खन्ना जी कहते हैं कि धन कमाने के लिए ऐसा नहीं है, संस्कार चाहिए, केवल तुम्हारे तपस्या करनी पड़ती है, हर कोई धन नहीं कमा सकता। निम्न में से कौन सा कथन है? खन्ना का कथन था वो। निम्न में से कौन सा कथन गोविंदी का नहीं है? हमने धन को जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है उतना महत्व उसमें नहीं है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। तुम निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हो और शत्रुओं के भी। बताइए, गोविंदी का इनमें से कौन सा कथन नहीं है? तो दोस्तों इनमें से गोविंदी का कथन नहीं है। कौन सा नहीं है? तुम निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हो और शत्रुओं के भी। ये किसका कथन है? मेहता जी का कथन है कि भाई ऐसा नहीं है अब तुम्हारी दौलत लुट गई तो अब तुम में कुछ नहीं रहा, तुम निर्धन रह कर के भी मित्रों के, शत्रुओं के विश्वास पात्र रह सकते हो। ये तीनों कथन हैं वो गोविंदी के हैं, वो खन्ना जी को समझा रही है। धन खोकर, एक बार मैं आपको बता दूं, मिसेज खन्ना, कामिनी खन्ना और गोविंदी है वो एक ही व्यक्ति हैं। शुरुआत में हम देखते हैं जैसे वो राय साहब के धनुष यज्ञ में आते हैं तो वो कहते हैं कि मिसेज खन्ना है, कामिनी खन्ना है। बाद में उनका नाम है वो गोविंदी लेखक के द्वारा बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिस्टर खन्ना की ही पत्नी है, कहीं मिसेज खन्ना है, कहीं कामिनी खन्ना है, कहीं गोविंदी है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गई? कथन किसका है? मेहता, खन्ना, मालती, गोविंदी। तो ये भी दोस्तों किसका कथन है? गोविंदी का कथन है। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थीं। कथन किस पात्र के लिए लेखक ने कहा है? गोबर, राय साहब, मथुरा दास, दिग्विजय सिंह, बताइए। किस पात्र के लिए लेखक ने ये कहा है? तो उसकी अतृप्त लालसाएं, ये दोस्तों किसके लिए कहा है? गोबर के लिए कहा है। कि गोबर है जब दोबारा जब अपने गांव वहाँ जाता है, लखनऊ जाता है, तो उसे पता चलता है कि जहाँ पर वो खोंचा लेकर के बैठता था वहाँ तो अब कोई और लेने, कोई काम धाम मिलता नहीं है, दुनिया को ले गया है और दुनिया से क्या है, हमेशा भूख विलास में लगा रहता है। गोबर है वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती थी। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था वह केवल निर्जीव यंत्र थी। कथन किस पात्र की मनोदशा को व्यक्त करता है? गोविंदी, झुनिया, धनिया, सिलिया, बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन है झुनिया की मनोदशा को व्यक्त कर रहा है। आगे चलते हैं। चूहिया किस चीज की दुकान करती थी? लकड़ी की, दूध की, नौन तेल की, सब्जी की, बताइए। तो चूहिया है वो लकड़ी की दुकान करती थी। आगे चलते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसे 100 दफ़े गरज हो रहे नहीं चाहे चला जाए, औरत जात कितनी बेवफा होती है। कथन किसका है? शोभा, भोला, गोबर, माता दीन। तो ये जो दोस्तों कथन है गोबर का कथन है, दुनिया के लिए कह रहा है वो।
अब संसार में गरीबों का कैसे निर्वाह हो, बखत पड़ने पर आदमी है आदमी के काम आता है। कथन किस पात्र का है? नोहरी, होरी, चूहिया, धनिया। बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन है वो किसका कथन है? चूहिया का कथन है। आगे चलते हैं। मजदूर संघ के सभापति कौन थे? मेहता, मिर्जा खुर्शीद, ओंकार नाथ, राय साहब। मजदूर संघ के सभापति कौन थे? तो ये थे दोस्तों, कौन थे? मिर्जा खुर्शीद हैं, वो सभापति थे, और जो ओंकार नाथ है दोस्तों वो मंत्री थे। आगे चलते हैं। वह क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी, और प्रति क्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था, और भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेट लेता था। कथन के द्वारा किस पात्र का चित्रण हुआ है? झुनिया, धनिया, सिलिया, मालती। बताइए। तो ये दोस्तों किसका कथन है? ये हो जाएगा झुनिया की दशा का चित्रण हुआ है। आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बकलें, मन में कीना ना पालें। बीज अंदर पड़ा तो अखुआ निकलने बिना नहीं रहता। कथन किसका किससे है? गोबर का चूहिया से, झुनिया का चूहिया से, चूहिया ने झुनिया से, और धनिया ने सिलिया से। बताइए। तो ये दोस्तों कौन कह रहा है? चूहिया ने झुनिया से ये कथन कहा था। आगे चलते हैं। जीवन में सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती है। उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया है, उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं चपलता है, लचक है, सुकुमारता है। अब उसके जीवन में धैर्य और प्रेम का अंत ना था। लेखक ने उक्त कथन से किसके जीवन का चित्रण किया है? धनिया, सिलिया, झुनिया, मालती। बताइए। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, तो ये जो दोस्तों चित्रण किया है वो किसकी किया है? किसके जीवन का चित्रण किया है? तो ये किया है दोस्तों झुनिया के अंगों का चित्रण, झुनिया के जीवन का चित्रण किया है। आगे चलते हैं। अब उसके जीवन का रूप दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। अब उसे ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। लेखक ने उक्त कथन किसके संबंध में कहा है? गोबर के, मालती के, नोहरी के, झुनिया के। तो ये जो दोस्तों कथन है वो लेखक कह रहा है किसके? गोबर के। गोबर है उसका क्या हो गया है? वहाँ पर लड़ाई हो गई है, लड़ाई में उसके सर पे चोट लग गई है, और झुनिया के द्वारा उसकी सेवा करी जा रही है। गोबर खाट पे पड़ा रहता है, और वो बाहर घास वगैरह छीलने चली जाती है, लेकिन प्रसन्न रहती है। गोबर को अपनी भूलों का पछतावा होता है, वो माफ़ी मांगता है, और इसका हृदय परिवर्तन होता है। गोबर हो गया। एक सपूत वो होता है जो घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादा की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। होरी का यह कथन किससे कहा गया है? धनिया, गोबर, दाता दीन, दुलारी। बताइए। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये होरी का यह कथन किससे कहा जा गया है? तो ये कथन दोस्तों दुलारी से कहा गया है। हीरा ने बैल के लिए दुलारी से कितने रुपए लिए थे? 50, 60, 80, 100। हीरा ने बैल के लिए दुलारी से कितने रुपए लिए थे? 50, 60, 80, 100। तो हीरा ने दोस्तों दुलारी से कितने रुपए लिए थे? 50 रुपये बैल के लिए लिए थे। आगे चलते हैं। दुलारी की बेटी का नाम क्या था? रेवंती, कौशल्या, रज्जो, जमुना। छोटे से छोटा
जो आपका क्या है तथ्य है वो भी मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश दोस्तों करी है। दुलारी की बेटी का नाम क्या था? तो दुलारी की बेटी का नाम था दोस्तों कौशल्या। बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था, चिड़िया एक बार परत जाती है तभी दूसरी बार आंगन में आती है। कथन किसका है? होरी, दाता दीन, बिंदेश्वरी, जंगी। तो यहाँ पर देखिए दुलारी में और होरी में विनोद हो रहा है। वो कहती है कि भाई तुम भी क्या है किसी ना किसी बहाने से मेरी दुकान पर आ खड़े होते थे। ठीक है, तब होरी इस कथन को कहता है, तो होरी का ये कथन हो गया। आगे चलते हैं। सोना का विवाह किस गांव में होना तय हुआ था? सेमरी, सोनारी, बेलारा, मालोनी। सोना का विवाह दोस्तों हुआ था किस गांव में तय हुआ था? सोनारी गांव में हुआ था। और उसके पति का नाम था क्या? मथुरा दास। ठीक है। कौन सा कथन धनिया का नहीं है? रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जात नहीं छोड़ा जाता। ईंट का जवाब पत्थर हो तो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। आदमी झूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। तो बताइए कौन सा कथन है जो धनिया का नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रुपया है वो हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, तो ये किसका है? धनिया का कथन है। ईंट का जवाब पत्थर से, सलाम का जवाब गाली नहीं, ये भी धनिया का कथन है। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा, ये भी धनिया का कथन है। आदमी झूठा, ये जो कथन है दोस्तों, वो सिलिया है, वो कहाँ जाती है? वो जाती है सोनारी जाती है। सोना के द्वारा सोना कहती है कि भाई मेरे माता पिता हैं, वो 200 रुपये दुलारी से ले रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि रुपये लेकर के उन पे और कर्ज बढ़े, तो मैं चाहे मर जाऊंगी गोमती में डूब करके, लेकिन मैं उन पर कर्ज बढ़ा करके विवाह नहीं करना चाहती। तो सलिया तू ऐसा कर, वहाँ जाकर के कह दे, मथुरा से बात कर ले कि बिना दहेज के शादी करेगा तो करूँगी, नहीं तो क्या है बिल्कुल नहीं करूँगी। सलिया जैसे तैसे नदी को पार करके वहाँ जाती है मथुरा के पास में। मथुरा भैंस चरा रहा होता है, उससे बातचीत करती है और मथुरा तभी घर आता है। मथुरा के बाप का नाम था गौरी महतो। वो कहता है कि इस प्रकार से मैं कुछ नहीं लूँगा, लेकिन गौरी महतो है वो कहता है कि आदमी झूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है, मैं करूँ तुझे क्या मतलब है। तो ये किसका कथन है दोस्तों? गौरी का, गौरी महतो का कथन है। जो कि कौन था? मथुरा कौन था? उसका पति था। सोना मतलब सोना का जो है क्या था, वो ससुर था, उसका कथन है। आदमी झूठा तभी खाता है। आगे चलते हैं। हिया जरत रहत दिन रैन, तनिक ना आवत चैन, गीत को कौन गाता है? होरी, शोभा, पटेश्वरी, भोला। तो आम के बाग में दोस्तों यहाँ पर कौन गा रहा है इस गीत को? होरी गा रहा है। तो ये दोस्तों इस प्रकार हमारे 200 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियोज पसंद आ रही होंगी। लगातार आप वीडियोज आपके लिए मिल रही हैं। चैनल को आप क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ वगैरह है वो पीडीएफ पर्सनली चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज मुझको कर सकते हैं। तो चलिएगा, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।